हेलो स्टूडेंट्स। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये चीजें हम देखेंगे। ध्यान दीजिए, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हम एक एक अंगों का अध्ययन करते हैं, अगर उन अंगों को जोड़कर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध में सही सही निष्कर्ष निकाले जा सकते थे तो फिर समष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। किंतु ऐसा नहीं है। एक एक अंग के आधार पर जो निष्कर्ष है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे आप लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तिगत लेवल पर आप बचत कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, आपकी इनकम है और आप क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। अब अगर तो ये अच्छा है आपके विकास के लिए, लेकिन अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सभी लोग सेविंग करने लगे और एक्सपेंडिचर ना करें तो क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर, समग्र व्यय कम हो जाएगा और इससे डिमांड कम हो जाएगी और अर्थव्यवस्था जो है मंदी की तरफ चली जाएगी। कहने का मतलब व्यष्टि लेवल पर सेविंग ठीक हो सकती है, लेकिन समष्टि लेवल पर सभी लोग अगर सेविंग करेंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार जो व्यष्टि के निष्कर्ष हैं, जरूरी नहीं कि वो समष्टि लेवल पर वो निष्कर्ष लागू किए जा सकें। तो इसी प्रकार अगर किसी एक फर्म की डिमांड बढ़ती है तो उसका उत्पादन बढ़ेगा, एक ये संबंध है। लेकिन जरूर नहीं कि किसी एक फर्म के डिमांड से पूरी अर्थव्यवस्था का उत्पादन बढ़े, क्योंकि अगर कोई एक फर्म डिमांड अपनी बढ़ा रही है तो हो सकता है कि किसी दूसरे फर्म की डिमांड कम हो रही हो और अर्थव्यवस्था की टोटल डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है, उसके निष्कर्ष उस पर लागू नहीं किए जा सकते। किंतु फिर भी दोनों ही प्रणालियां एक दूसरे को पूरकता प्रदान करती हैं, संबल प्रदान करती हैं, कॉम्प्लीमेंट है, मतलब पूरक है, एक दूसरे का सहारा उनको लेना पड़ता है। व्यष्टि में समष्टि भाव है और समष्टि में व्यष्टि भाव है, दोनों में क्या है? पूरकता है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों में पूरकता है। कैसे पूरकता है? देखिए, कोई भी व्यष्टि की अगर समस्या है तो उसके निदान के लिए आपको समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी फर्म में कितनी मजदूरी है इसका निर्धारण करना है, तो कोई फर्म कितनी मजदूरी देगी वह इस पर डिपेंड करेगा कि उसी उद्योग की अन्य फर्में कितनी मजदूरी दे रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई जूता की बहुत बड़ी दुकान है तो वह अपने यहां जो कर्मचारी रखा है कितना मजदूरी देगा, इस पर डिपेंड करेगा कि अन्य बड़ी बड़ी जूता की दुकानों पर कर्मचारियों को कितनी मजदूरी दी जा रही है। ठीक, अच्छा, और अन्य दुकानों में जो मजदूरी होगी वह इस पर डिपेंड करेगी कि पूरे शहर में, पूरी अर्थव्यवस्था में मजदूरी का क्या अर्थ है और क्या स्तर है। कहने का मतलब किसी एक फर्म या एक दुकान में हम किसी अगर लेबर की मजदूरी के निर्धारण की बात करें तो कहीं ना कहीं वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मजदूरी का क्या स्तर है उससे निर्धारित होगी। बात आप समझे? मतलब समस्या व्यष्टि की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समष्टि लेवल से उसका निष्कर्ष निकल रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। अच्छा, कोई फर्म है कितना वस्तु का उत्पादन करेगी, तो फर्म की समस्या है, लेकिन इस पर डिपेंड करेगा कि उस वक्त आखिर पूरी अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति क्या है, परचेजिंग पावर क्या है। समस्या एक फर्म की है, लेकिन वह डिपेंड करेगा कि अर्थव्यवस्था में पूरी जीडीपी की क्या स्थिति है, लोगों की क्रय शक्ति की क्या स्थिति है। इसी प्रकार अगर आपको समष्टि लेवल की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जैसे राष्ट्रीय आय का अनुमान आपको लगाना है, क्या लगाना है? एस्टिमेट नेशनल इनकम लेवल। तो राष्ट्रीय आय का अगर अनुमान लगाना है तो ये तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आय
किससे संबंधित है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय, लेकिन अब राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगाएंगे? अर्थव्यवस्था में जितने अंग हैं, मतलब चाहे घरेलू क्षेत्र हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो, चाहे सरकार क्षेत्र हो, चाहे विदेशी व्यापार का क्षेत्र हो, इन सब की आय को जब जोड़ लेंगे, एक एक कंपोनेंट्स की इनकम को जोड़ लेंगे, तो ही आपको मैक्रो लेवल पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय का अनुमान ज्ञात होगा। इस प्रकार आपने ये देखा कि चाहे व्यष्टि की समस्या हो, उसका हल माइक्रो की समस्या हो, उसका हल मैक्रो में मिलता है, और अगर मैक्रो की समस्या है तो उसका हल माइक्रो में मिलता है। ठीक है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि दोनों में क्या है? पूरकता है, कॉम्प्लीमेंट्री है। आपके सिलेबस में एक और चीज है कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज क्या है, क्या मुद्दे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज क्या है, मुद्दे क्या है, क्या इसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या मुद्दे हैं? सबसे पहला राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादन में जितनी भी धारणाएं हैं, आपका जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, एनडीपी है, ये सारी चीजें जो राष्ट्रीय आय से संबंधित धारणाएं हैं, ये पढ़ते हैं आप। पूरी अर्थव्यवस्था से रोजगार का स्तर क्या है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार, ये समष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा है। बेरोजगारी का क्या स्तर है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा है। उसके बाद कीमत स्तर, इन्फ्लेशन लेवल क्या है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही मुद्दा है कि पूरी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन लेवल का क्या स्तर है। इसके अलावा अगर हम विदेशी व्यापार को शामिल करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, माने व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन की क्या स्थिति है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड माने व्यापार संतुलन और बैलेंस ऑफ पेमेंट माने भुगतान संतुलन। ये व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन ये भी किस चीज की समस्या है? ये भी समस्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके अलावा चाहे आपकी मौद्रिक नीति हो, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, चाहे आपकी फिजिकल पॉलिसी हो, चाहे आपकी ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, ये जितने भी नीतिगत मुद्दे हैं, ये सभी किसके मुद्दे हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन समग्र चरों का अध्ययन किया जाता है जो पूरी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होते हैं। तो ये चीजें उम्मीद है आपको क्लियर होंगी। कोई समस्या हो आप चैट बॉक्स पे आकर बता सकते हैं। थैंक यू।